So, Rima, then I'll route my second question to you, and Salahuddin, then I'll come to you. If you could talk to us about, what we could learn, if anything, from experiences of other countries who've tried to mainstream gender equality, and is there a global standard to be followed, and what are we missing? Thank you so much, Vikas, and good afternoon, everyone. मैं उर्दू में बात करूँगी, if that's okay. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान में अदलिया में ख़ास तौर पे, लेकिन लीगल प्रोफेशन में जनरली ख़वातीन की जो बिल्कुल एब्सेंस है, नियर एब्सेंस है, वो बहुत बड़ा एक क्राइसिस है हमारी जमहूरियत के लिए. इसको सिर्फ़ एक जेंडर का इशू समझ के या चलो इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लाने की ज़रूरत है, इस तरह नहीं इसको देखना चाहिए. इसको इस तरह देखना चाहिए कि ये हमारी जमहूरियत पे, हमारी अदलिया की आज़ादी पे, हमारी अदलिया की रिप्रेजेंटेशन पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है ये नियर एब्सेंस. पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है इस खित्ते में जिसकी सुप्रीम कोर्ट में कभी एक खातून जज अपॉइंट नहीं हुई. ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये दिखाता है कि बहुत से स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, बहुत से सोसाइटल इश्यूज़ हैं, हमारी सोच के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आज तक हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे आइन को इंटरप्रेट करती है उसमें किसी खातून की आवाज़ ही नहीं है. आप पिछले कुछ केसेस उठा के देख लें जिन्होंने शेप किया है हमारे जूरिस्प्रूडेंस को, हमारी पॉलिटिक्स को. आप देखेंगे जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो तो सब मर्द होते ही हैं, जो वकला हैं वो भी मर्द हैं अक्सर, जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल वो भी मर्द हैं. तो एक कंप्लीट एब्सेंस है ख़वातीन की आवाज़ का इस पूरे निज़ाम में. तो इसको एक बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम समझ के इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है. मैं मिसाल देती हूँ साउथ अफ्रीका की. 1996 में साउथ अफ्रीका में एक बहुत रेडिकल चेंज आया, तब्दीली आई, उनका आइन बदला. पाकिस्तान में हम अक्सर सुनते हैं ख़वातीन ठीक है लेकिन मेरिट का क्या होगा. अख्तर हुसैन साहब ने बात की कॉम्पिटेंस का क्या होगा. उन्होंने आइन में ही ये लिख दिया कि मेरिट में डाइवर्सिटी भी शामिल है. अगर आप एक मुख्तलिफ सोच लेके आते हो बेंच पे, वो भी एक कॉम्पिटेंस या मेरिट का हिस्सा है. तो ये कहना कि जो ख़वातीन हैं उनको आप एक तरह से टोकनिज़म की तरह अपॉइंट करें, वैसा नहीं है. अगर आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करती हैं ख़वातीन, वो एडिशनल एक चीज़ लाती हैं, वो भी मेरिट है कि वो एक अपनी फ़र्क सोच, अपनी ज़िंदगी के तजर्बे वो सब लेके आती हैं बेंच पे. 1996 में साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की तरह एक बहुत नियर एब्सेंस थी ख़वातीन की जुडिशरी में. 200 जजेस में से सिर्फ 2 ख़वातीन जजेस थीं, सिर्फ 2. अब 2018 में क्योंकि उन्होंने इस पूरी सोच को तब्दील करने की कोशिश की कि मेरिट क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है, एक ज़िम्मेदारी डाली कि अदलिया में और बाकी सब इंस्टीट्यूशंस में ख़वातीन की मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन होगी. 2018 के फिगर्स हैं कि 30% के करीब ख़वातीन जो है वो जुडिशरी का हिस्सा है. 2 जजेस, वो क्या बना 1% से 30%, लगभग 20-22 साल में. तो आपको इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. एक और मैं मिसाल देती हूँ मेरिट के अलावा. उस वक्त साउथ अफ्रीका में कुछ लोग होते थे एडवोकेट्स और कुछ लोग होते थे अटर्नीज़. जो एडवोकेट्स होते थे वो अदालतों में पेश होते थे, जो अटर्नीज़ होते थे वो नहीं होते थे. एडवोकेट्स अक्सर मर्द थे और उन्हीं में से जजेस अपॉइंट होते थे. उन्होंने कवानीन की तब्दीली की कि जो अटर्नीज़ हैं, क्योंकि अक्सर ख़वातीन अटर्नीज़ होती थी, वो अदालतों में पेश नहीं होती थी, उनको भी अपॉइंट किया जाए एज जजेस. जो एकेडमिक्स हैं उनको भी अपॉइंट किया जाए एज जजेस, क्योंकि एक रिकग्निशन थी कि जिनको समझा जाता है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, उसमें एक तरह से मर्दों को प्रेफरेंस मिलती आई है कई साल से. तो उसको तब्दील करने की ज़रूरत है कि आप अपॉइंट किसको कर सकते हो. आखिरी चीज़ उन्होंने जो की, जो हमारे यहाँ भी है जुडिशल कमीशन, रूल्स उसके यहाँ तो कुछ हैं ही नहीं. हमें नहीं मालूम किस बुनियाद पे, किस क्राइटेरिया पे कैंडिडेट्स को असेस किया जाता है, किसको चुना जाता है, क्यों चुना जाता है. वहाँ पे उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाए ताकि, और अभी भी जुडिशल कमीशन की वहाँ जो उनकी है प्रोसीडिंग्स होती हैं, सवाल उठाते हैं लोग कि आपने इस तरह का सवाल खातून कैंडिडेट से तो पूछा, मर्द कैंडिडेट से नहीं पूछा. आपके सवाल में ही सेक्सिज्म है.
کیونکہ ٹرانسپیرنسی آئی اس لیے اسکروٹنی آئی, اکاؤنٹیبلٹی آئی. ہماری جوڈیشل کمیشن بالکل اوپیک ہے, ہمیں نہیں. اور ایک اور بات مزے کی, حیران کن, ہماری جوڈیشل کمیشن میں صرف مرد ہیں جو اکثر مردوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. خواتین جو اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے اس میں بھی بالکل غائب ہیں. تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے سسٹم میں ہم اس بہت سیریس اس ایشو کو ایڈریس کر سکیں گے. سو میں تو چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بھی ساؤتھ افریقہ میں جیسے 1996 میں ہوا, یہاں بھی اس طرح کی ریڈیکل ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے. آئینی ترامیم کی ضرورت ہے, لیگل ترامیم کی ضرورت ہے. جوڈیشل کمیشن کس طرح اپوائنٹمنٹس کو دیکھتی ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. کرائٹیریا لانے کی ضرورت ہے, اکاؤنٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. اور ابھی میں سماجی سوچ پہ تو آئی نہیں, آف کورس اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں قانون کو سمجھا جاتا ہے یہ مردوں کا شعبہ ہے. یہاں پہ تو خواتین جو ہیں وہ کم تر ہیں. اگر 3 مرد بیٹھے ہیں 2 خواتین بیٹھی ہیں, مردوں کو زیادہ سنجیدگی سے لیا جائے گا جب وہ قانون کی بات کریں گے. ایسا کیوں ہے؟ شاید ہماری سوچ میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, اور اس میں بھی بہت ہمارے پاس اگزامپلز موجود ہیں کہ یہ کس طرح کیا جائے گا. پر میں اسی پہ ختم کروں گی کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے ملک میں جمہوریت کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ملک میں ایکوالٹی کا مسئلہ ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کا, ہمارے آئین میں جو ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے اس کا ایشو ہے, اور اس کو اسی سنجیدگی سے لینا چاہیے. So, Rima, you might want to respond to some of the things that have been said. So, I'd want you to do that. And also, I'll ask you a question that sometimes people involved in this debate ask, that is gender equality an end in itself, or is it a means to an end? And how would it change the delivery of substantive justice, if at all? Because there are structural issues with delivery of justice also. تھینک یو. اچھا, مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جب ہم عدلیہ میں یا لیگل پروفیشن میں خواتین کی بات کرتے ہیں, ایکوالٹی کی, ریپرزنٹیشن کی, سوچ معاشرہ بہت ضروری ہیں, لیکن یہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان دیم سیلوز اکاؤنٹیبل ہیں. اس میں جو لوگ ہیں جو پوزیشنز آف پاور میں ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں. اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے یہ کاپ آؤٹ ہے کہ سوسائٹی بدلے گی, آپ مذہبی انتہا پسندی کو ایڈریس کیجیے, آپ سوچ کو ایڈریس کیجیے. ساؤتھ افریقہ کا میں نے حوالہ دیا تھا, وہاں پہ ابھی بھی یہ سب ایشوز ہیں. یہ انہوں نے پہلے ختم نہیں کیے اور بعد میں قوانین کی, آئین کی تبدیلی کی تاکہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. پہلے جو ندا نے بہت سی ایک کانکریٹ ریکمنڈیشنز دی ہیں, اور بھی لوگ ہیں وہ کانکریٹ ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں آئینی ترامیم کی, قوانین کی ترامیم کی, رولز کی ترامیم کی. آپ وہ تو کریے, لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ, ایک پریولیج ہے یہاں پہ, کچھ لوگ ہیں یہاں پہ خاص طور پہ مرد جو ہیں وہ جو مرد ہیں وہ ایک ان کا پریولیج ہے, وہ اس کو نہیں گیو اپ کرنا چاہتے. اس لیے پچھلے 10 سالوں سے میں تو اس طرح کی ڈیبیٹس کا حصہ رہی ہوں, کچھ بھی نہیں بدلا. یہی کہا جاتا ہے آپ پہلے یہ تبدیل کیجئے, وہ تبدیل کیجئے. خواتین, جو ندا نے کہا, خواتین پہ اونس ڈالا جاتا ہے, لیکن بار نے یا عدلیہ نے ہماری کس قسم کی خود سے چینجز اپنے اندر لائے ہیں کہ وہ بھی اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. تو میرا خیال ہے معاشرہ بدلے گا. اور وکاس, جو آپ اینڈ ان اٹ سیلف کی بات کر رہے تھے, یہ ایک اسی طرح کا 2-way پروسیس ہے. اگر خواتین, اگر ہمارے لوگ دیکھیں گے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں اس میں اور خواتین ہیں, جو کالا کوٹ پہنے لوگ ہیں اس میں خواتین بھی ہیں, صرف مرد نہیں ہیں. ہمارا آئیڈیا آف اے لائر, آف اے جج, وہ ایک مرد سے, اس میں خواتین بھی, ہم سوچیں گے تو خواتین بھی آئیں گی. شاید آسمہ جہانگیر کے علاوہ کم ہی خواتین ہیں جو ہم کالے کوٹ میں اس طرح امیجن بھی کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ جب تبدیلی آئے گی تو معاشرے میں بھی تبدیلی آئے گی. معاشرے کی چینج جو ہے وہ ایک لمبا لانگ ٹرم پروسیس ہے. ورلڈ ویو کا جو چینج ہے وہ لمبا پروسیس ہے, لیکن آپ کچھ اقدامات آج لے سکتے ہیں جو اس چینج کو تھوڑا ایکسپیڈائٹ کریں گے. اینڈ ان اٹ سیلف والی بات, میں 2 ججمنٹس کا حوالہ دینا چاہتی ہوں ساؤتھ افریقہ کی. اس میں جو مرد تھے انہوں نے کس طرح ڈیسیجنز لیے اور خواتین نے کس طرح لیے, بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک کیس تھا ایک سیکس ورکر اور ان کے کلائنٹ کا. جو مرد
जजेस थे, उन्होंने इसको समझा कि ये दुरुस्त है कि जो सेक्स वर्कर है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुनियादी ज़िम्मेदारी उस पे है जो जुर्म है उसकी. जो ख़वातीन जजेस थीं उन्होंने कहा नहीं, ये तो डिस्क्रिमिनेटरी सोच है, इम्तियाजी सलूक आप कर रहे हैं. कैसे हो सकता है कि सेक्स वर्कर का ज़्यादा बुनियादी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो क्लाइंट है उसकी कम है. दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ख़वातीन पे ज़्यादा ओनस नहीं डाल सकते. दूसरा, एक रिलेशनशिप थी, एक मर्द एक ख़ातून के बीच में, उनकी शादी नहीं हुई थी, 16 साल वो साथ रहे. जब मर्द की वफ़ात हो गई तो जो मर्द जजेस हैं उन्होंने वहाँ का कानून जो था कि अगर आपकी शादी हुई है सिर्फ तभी आपको इनहेरिटेंस का हिस्सा मिलता है, अगर शादी नहीं हुई आपको कुछ नहीं मिलता. जो ख़वातीन जजेस हैं उन्होंने इसको चैलेंज किया. उन्होंने कहा ऐसा क्यों है, अगर आपकी 16 साल की रिलेशनशिप है आप बिल्कुल कैसे छोड़ सकते हो उस खातून को, किसी भी उसको कुछ कैसे ना मिले. तो उन्होंने बदला, जो कानून था उसको मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट किया. तो इस तरह आप देखते हैं कि ख़वातीन जो इश्यूज़ उनके सामने आते हैं उनको शायद मुख्तलिफ एक नज़र से देखती हैं. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर खातून जो है वो फेमिनिस्ट होगी. ये भी हम एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी डाल देते हैं कि जो ख़वातीन जजेस हैं वो ख़वातीन के हकूक़ को एक मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट करेंगी और ख़वातीन के हकूक़ के लिए एक्टिविस्ट होंगी. ज़रूरी नहीं है. तो एक तरह से ये एंड इन इट सेल्फ भी है कि आपकी जो सोसाइटी है उसमें 50% ख़वातीन हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. ये इन इट सेल्फ ज़रूरी चीज़ है. लेकिन उसके बाद क्या कुछ होगा ये हम देखते हैं. कुछ जजमेंट्स में यहाँ पे भी हमने देखा है, जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उन्होंने वर्क प्लेस का जो हरासमेंट का कानून है उसको बहुत मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट किया है एज़ कम्पेयर टू अनदर प्रोग्रेसिव जज जस्टिस मंसूर अली शाह. उन्होंने बहुत एक नैरो तरह से इंटरप्रेट किया है. तो यहाँ भी हम देखते हैं कि कभी कभी आपको ये चेंजेस नज़र आते हैं. आप एक मुआशरे में जो जिस तरह हम समझते हैं, जो सलाहुद्दीन साहब बात कर रहे थे कि लीगल प्रोफेशन को नहीं समझा जाता, एक बुरा प्रोफेशन समझा जाता है. अगर आप ख़वातीन को और आने देंगे शायद वो एक कंसेप्शन भी बदले. साउथ अफ्रीका में ही बल्कि पाकिस्तान, भारत में भी ये स्टडीज़ हुई हैं कि जो ख़वातीन हैं जब वो ज़्यादा वकला होती हैं, बनती हैं, ज़्यादा अदलिया में आती हैं, तो ये जो अब हम बात कर रहे हैं ना, जो कल्चर है कि बिरादरी का, ग्रुपिंग का, ट्राइबलिज़म का, ये बदलता है. क्योंकि ख़वातीन अपने फ़ैसले, उनकी उस तरह की रिलेशनशिप नहीं होती वकला के साथ, क्लाइंट्स के साथ, वो थोड़ा डिस्टेंस पे रहती हैं. तो एक तरह से एक प्रोफेशनलिज़म आता है एक पूरे निज़ाम में, इंसाफ के निज़ाम में. सो इस तरह की चीज़ें हैं जो स्टडी, जिस पे बहुत सी स्टडीज़ हो चुकी हैं. लेकिन मैं कहूँगी ये एंड इन इट सेल्फ भी है. हम एक ख़वातीन जिनको अक्सर मैं देखती हूँ, लोग मुझे भेज रहे होते हैं, देखो इस बेंच पे तो खातून भी थी लेकिन फिर भी इतना बुरा फ़ैसला आया. हो सकता है वैसे ही फ़ैसले आएँ. ज़रूरी नहीं है हर आप ख़वातीन पे ये ओनर्स डालें कि वो प्रोग्रेसिव होंगी, वो फेमिनिस्ट होंगी. लेकिन जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग मोर वुमेन इन योर जुडिशरी, आप अपनी, मैंने शुरू में जो बात की, एक जमहूरियत कैसे हो सकती है, एक अदलिया आज़ाद कैसे हो सकती है अगर वहाँ आपकी 50% आबादी की आवाज़ ही ना हो. तो it is an end in itself, but it also leads to other very important changes in society जो हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है. मज़हब, एक लास्ट में बात करूँगी. फेडरल शरीयत कोर्ट में 2 पिटिशंस जा चुकी हैं चैलेंजिंग women from becoming judges, और दोनों बार शुक्र है वो जो पिटिशंस हैं वो रिजेक्ट हुई हैं. और वो इसी ग्राउंड पे थी कि ख़वातीन जो हैं वो अपना उन्होंने पर्दा नहीं किया होगा, इस्लाम में उनकी जो अगर गवाही आदी है तो वो इंसाफ कैसे दे सकती हैं, वो जज कैसे बन सकती हैं. वो सब आर्ग्यूमेंट्स रिजेक्ट हो चुकी हैं. तो उस तरह से लीगली इस्लाम को भी जो लोग लेकर आए ख़वातीन को अदलिया में उन रुकावट डालने के लिए, वो सब रिजेक्ट हो चुका है. तो अभी देखिए बहुत से वक्त से बातें हो रही हैं. यहाँ हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स पॉलिटिकल पार्टी के भी बैठे हैं. मुसद्दिक साहब मुझे आप इस वक्त नज़र आ रहे हैं. कुछ कीजिए. 2 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स आए थे कुछ साल पहले जिन्होंने 25% और मेरा ख्याल है 33% ख़वातीन का कोटा डाल दिया था सुप्रीम कोर्ट में. उस वक्त तो उस पर बात रिजेक्ट हुए थे वो. लेकिन उसके बाद आपने और कुछ आगे भी तो कुछ करने की ज़रूरत है. पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पे करने की ज़रूरत है, जुडिशल कमीशन के लेवल पे करने की ज़रूरत है, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस के लेवल पे करने की ज़रूरत है. और द टाइम इज़ नाउ. ये अब नहीं हो कि हम 10 साल बाद यहीं बैठे हों, इसी तरह की बात कर रहे हों और फिर भी कुछ लोग कह रहे हो नहीं देखिए मुआशरा नहीं बदला.
معاشرہ بدلے گا لیکن پہلے ہمیں یہ اقدامات جن کی ہم نے کانکریٹ اقدامات کی بات کی ہے ان کو تو امپلیمنٹ کیجیے.